हाय स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। जैसा बताया गया कि आपको पिछले वीडियो में कि आप लोगों का क्लास अब ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो 8 क्लास का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन 7 क्लास का ये स्टार्ट नहीं हो पाया था, किसी कारणवश से ये क्लास रुका हुआ था। तो 7 क्लास का आज पहला वीडियो डाला जाएगा, तो आप लोग इसको देखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ। जैसे आप लोग को पढ़ाया भी गया था ऑफलाइन क्लास में, मैथ का बेसिक सब पढ़ाया गया था कि संख्या क्या है, संख्या का कितना प्रकार है, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर किया गया था। और उसमें बताया गया था कि अब आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन उसी बीच आप लोगों का क्लास बंद हो गया। तब उस टाइम से आप लोगों का क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया। तो आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का गणित का पहला चैप्टर है क्या कि पूर्णांक। इस चीज़ को हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से भी उस दिन जानने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो क्लास पूरा नहीं हो पाया था, वो चीज़ वहीं पे रुक गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्णांक। सबसे पहले ये है क्या, इसको अच्छा से सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो जैसे हम लोग संख्या के प्रकार में पढ़े थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारा चीज़ पढ़ा दिया जा चुका है वहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे पूर्णांक के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक है क्या। तो पूर्णांक का मीनिंग होता है क्या कि जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पूर्ण संख्या की जो पूरा संख्या होता है, जब उस संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करेंगे तब वो कहलाएगा पूर्णांक। जैसे में अगर हम लोग देखें तो जैसे में 0, 1, 2, -1, -2 ... इत्यादि, ये सारा संख्या कहलाएगा पूर्णांक, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या भी है और उस समूह में ऋणात्मक संख्या भी है। तो ये पूरा समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जिस संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा, मतलब कि माइनस का चिन्ह लग जाएगा, वो पूर्ण संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। अब इस पूर्ण संख्या के बारे में जो हम लोग पढ़े अभी, और उसको फिर पूर्णांक में परिवर्तन किए, इससे संबंधित आपके चैप्टर में बहुत सारा जानकारी दिया गया है। तो उसी चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। सबसे पहले उस परिभाषा को लिखिएगा जो मेरे द्वारा बोला गया, उसके बाद इस उदाहरण को आप लोग उतार लीजिएगा। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद पूर्ण संख्या से संबंधित जो भी गुण धर्म है, जोड़, घटा, गुना, भाग, उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 0 से बड़ा पूर्ण संख्या, 0 से बड़ा पूर्ण संख्या। तो 0 से बड़ा पूर्ण संख्या 1, 2, 3, ये अनंत तक होगा। प्लस यानी कि 0 से बड़ा सब संख्या प्लस में रहेगा, तो ये अनंत तक रहेगा। उसी प्रकार से 0 से छोटा पूर्ण संख्या, तो ये माइनस से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3 ... इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक रहेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया क्या कि पूर्ण संख्या नहीं होगा, यहाँ पे पूर्णांक होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक, यहाँ पर भी पूर्णांक होगा। तो 0 से बड़ा पूर्णांक 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। उसी प्रकार से 0 से छोटा पूर्णांक 1 से लेके -इन्फिनिटी तक होगा, मतलब -1 से लेके -इन्फिनिटी तक होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, एक चीज़ क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक जो 0 से बड़ा होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक जो 0 से छोटा होगा। तो 0 के दाएं तरफ जितना भी संख्या होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा, मतलब वो 0 से बड़ा होगा। और 0 के बाएं तरफ जितना भी संख्या होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, मतलब वो 0 से छोटा होगा। अर्थात अगर इसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाए तो मान लेते ये 0 है, इसके दाएं तरफ देखें तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन आगे तक जाएंगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब कि 0 से ये बड़ा संख्या होगा। अब 0 के बाएं तरफ देखें तो -1, -2, -3, इन्फिनिटी, ये भी अनंत तक जाएगा। तो मतलब ये 0 से छोटा संख्या हो गया। तो पूर्णांक 2 प्रकार का हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक।
अब यहाँ पे जीरो का अगर बारे में कोई पूछे कि जीरो किस प्रकार का पूर्णांक है, जीरो धनात्मक पूर्णांक है या फिर जीरो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका एक ही उत्तर होगा, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और जीरो ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और एक यहाँ पे सवाल बनता है क्या कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक अनंत होगा, क्योंकि पूर्णांक का कोई अंत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो सबसे छोटा पूर्णांक इन्फिनिटी होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक, पूर्णांक। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे का पॉइंट, सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक आपका इन्फिनिटी होगा, मतलब अनंत। सबसे छोटा पूर्णांक ये आप लोगों का माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब कि दोनों का अंत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का जो भी थ्योरी था, कॉन्सेप्ट था, ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग का चैप्टर देखेंगे हम लोग। तो आप लोग इस चीज़ को कॉपी में उतार लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट डाल के लिखेंगे क्या, पूर्णांकों के योग व्याकलन, व्याकलन का अर्थ होता है घटा, व्याकलन गुना तथा भाग के गुणधर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इस चैप्टर में। अब इसके बारे में जानते हैं कि पूर्णांकों का योग मतलब जोड़, व्याकलन मतलब घटा, गुना तो आप लोगों को पता ही है, तथा भाग के गुणधर्म। अब पहला गुणधर्म 1 नंबर में हम लोग लिखते हैं, क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। अब देखिए ये बताना क्या चाह रहा है पूर्णांक के लिए, तो ये बताना चाह रहा है कि मान लीजिए कि कोई पूर्णांक a है प्लस कोई पूर्णांक b है, बराबर अगर इसके स्थान को परिवर्तन करें, क्रम मतलब क्या होता है कि अपने स्थान को परिवर्तन करना, क्रम विनिमय का अर्थ ही होता है क्या कि अपने स्थान को परिवर्तन करना, लेकिन चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि b के स्थान पे a आ गया और a के स्थान पे b चला जाएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जो पूर्णांकों के योग के लिए सत्य होता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं, मान लेते हैं एक संख्या 3 है, दूसरा संख्या 2 है। अब बराबर में 3 के स्थान पे 2 लिखते हैं और 2 के स्थान पे 3 लिखते हैं, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 3 और 2 5, 2 और 3 5, तो दोनों तरीका से रिजल्ट सेम आया, मतलब कि संख्या का क्रम को बदल दिए तो भी उसका रिजल्ट सेम आया, लेकिन याद रहे कि उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि क्रम विनिमय गुण पूर्ण संख्या पूर्णांकों के योग के लिए ये सत्य होगा। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, योग के लिए सत्य है, मतलब कि पूर्णांकों का जो योग होगा उसके लिए ये चीज़ सत्य है। अब इसी चीज़ को हम लोग घटा के लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं एक पूर्णांक a है और एक पूर्णांक b है, बराबर होना चाहिए b माइनस a। अब इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं a कोई संख्या 4 है और b कोई संख्या b कोई संख्या 3 है। अब इसके स्थान को परिवर्तन करते हैं, लेकिन चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि अब b को पहले लिख देते हैं और ये माइनस चिन्ह था तो अपने यहाँ पे रख दिए,
और 4 को बाद में लिख देते हैं, मतलब ए के स्थान पे 4 को लिखते हैं। यहाँ पे ए के स्थान पे 4 था, बी के स्थान पे 3 था। अब इसी के क्रम को, इसी चीज़ का जो क्रम था इसको बदल दिए। अब बी के स्थान पे 3 आ गया और ए के स्थान पे 4 आ गया। अब इसको हल करते हैं। 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 4 गया -1। अब ध्यान दीजिए कि दोनों चीज़ में अंतर आ गया। जैसे संख्या का परिवर्तन हो गया तो दोनों चीज़ में अंतर आ गया, अर्थात क्रम विनिमय गुण पूर्णांकों के व्याकलन के लिए ये औसत्य है, जो कि आप लोगों के सामने पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब इस चीज़ को नीचे लिखेंगे कि व्याकलन के लिए, व्याकलन मतलब घटा के लिए औसत्य है, औसत्य है। तो दो चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया, योग के लिए और व्याकलन के लिए। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे गुणा के लिए। तो मान लेते ए कोई संख्या है और बी भी कोई संख्या, दोनों अलग अलग पूर्णांक है। अब दोनों के स्थान को परिवर्तन करते हैं, बी के स्थान पे ए के स्थान पे बी और बी के स्थान पे ए को लिखते हैं। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ए के स्थान पे मान लेते एक संख्या 5 है, बी के स्थान पे कोई संख्या 4 है। अब इसके क्रम को बदलते हैं, बी के स्थान पे 4 रखते हैं और ए के स्थान में 5 को रखते हैं। अब जब दोनों का गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 4 5 20। अब दोनों तरफ रिजल्ट फिर से सेम आ गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य है, क्योंकि आप लोग के सामने ये रिजल्ट दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि गुना के लिए ये चीज़ सत्य है, गुना के लिए सत्य है। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं कि भाग के लिए ये क्या हो सकता है। तो फिर से वही बात है कि ए कोई एक संख्या है। अब इसको डिवाइड करते हैं 20 से। अब ये इक्वल टू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। बी को ए के साथ डिवाइड करते हैं, तब दोनों का रिजल्ट देखते हैं। मान लेते क्या कि बी कोई संख्या एक 10 है। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। अब इसके स्थान को परिवर्तन करते हैं, बी के स्थान पे 5 को रखते हैं और ए के स्थान पे 10 को रखते हैं। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा और बराबर में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग तो 0.5 आएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है, यानी कि भाग के लिए ये गुण औसत्य होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि क्रम विनिमय गुण भाग के लिए औसत्य है। तो चारों चीज़ आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो भाग के लिए औसत्य है। आई होप कि ये चारों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको कॉपी में इसी प्रकार से नोट कर लेना होगा। तब अब हम लोग अगला गुण के बारे में देखेंगे कि आने वाला गुण क्या है। यहाँ पे तो इसको मिटा दिया जाता है, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। तो 2 नंबर के गुणधर्म में हम लोग देखें तो 2 नंबर का गुणधर्म होता है सहचार्य का गुण। सहचार्य गुण, सह मतलब क्या कि ये संख्या का एक समूह बनाएगा। अब इस गुण के बारे में हम लोग देखेंगे कि चारों स्थिति में कौन सा गुण किस में फॉलो कर रहा है, किसके लिए सत्य है और किसके लिए असत्य है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ के लिए देखते हैं कि ए कोई संख्या है प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी कोई संख्या है। अब इसका स्थान हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ए को अंदर ला सकते हैं, सी को बाहर कर सकते हैं, या फिर ए को अंदर ला सकते हैं, बी को बाहर कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है। चलिए इसको हम लोग करते हैं क्या कि बी ए के स्थान पे बी को लिखते हैं और बी के स्थान पे ए को लिखते हैं और सी का स्थान वही रहने देते हैं। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से हल करते हैं। मान लेते ए कोई संख्या 2 है, बी के स्थान पे कोई संख्या मान लेते 3 है और सी के स्थान पे कोई संख्या यहाँ पे मान लेते 5 है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बदलते हैं। अब यहाँ पे बी को बाहर लिख चुके हैं, तो बी के स्थान पे 3 था तो 3 को बाहर में लिखते हैं और ए के स्थान पे 2 था जो कि अंदर जा चुका था, इसको अंदर ही लिखते हैं और प्लस में 5। अब देखते हैं रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। 5 और 3 8 और 2 10 हो रहा है इधर रिजल्ट। अब इधर का रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है।
5 और 2 7 और 3 10, मतलब कि दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ रहा। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि सहचार्य का गुण योग के लिए ये सत्य होता है, मतलब कि पूर्णांकों के योग के लिए ये चीज़ सत्य है। तो ये चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया कि सहचार्य का गुण योग के लिए सत्य है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिखेंगे कि सहचार्य का गुण योग के लिए सत्य है, योग के लिए सत्य है। चलिए एक चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये गुणा के व्याकलन के लिए सत्य है या फिर असत्य है। तो व्याकलन करते हैं इसका, a माइनस बी माइनस सी, अब बराबर में b माइनस a माइनस सी। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हल करते हैं। a के स्थान पे 5 को रखते हैं, माइनस b के स्थान पे 2 3 और c के स्थान पे 2 को रखते हैं। अब स्थान को परिवर्तन करते हैं, चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ स्थान का परिवर्तन। तो अब b के स्थान पे 3 आ गया, माइनस a के स्थान पे 5 चला गया और c के स्थान पे 2 ही था। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग। 3 में से 2 गया 1 और 1 बचा, तो 5 में से 1 घटा, इस साइड में रिजल्ट हम लोग का 4 है। इसको हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, 5 में से 2 गया 3 में से 3 गया 0, मतलब कि इस साइड का रिजल्ट देखें, बाएं तरफ का तो 4 आया, जबकि दाएं तरफ में रिजल्ट हम लोग का 0 आया। तो अब यहाँ पे ये पता चल गया कि सहचार्य का गुण व्याकलन के लिए असत्य है, जो कि आप लोगों के सामने पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, सहचार्य का गुण व्याकलन के लिए असत्य है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये गुणा के लिए क्या हो सकता है। तो फिर से हम लोग उसी कंडीशन का यूज करते हैं कि a गुना b गुना c बराबर b गुना a गुना c। अब संख्या का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे उदाहरण को क्लियर करने के लिए। मान लेते a 2 है गुना 3 गुना 5। अब स्थान का परिवर्तन करते हैं, b के स्थान पे 3 गुना a के स्थान पे 2 गुना c के स्थान पे 5। अब इसको हल करते हैं। 5 3 15, 15 दूना ठीक है, 5 3 15, 15 दूना 30। अब बराबर में हम लोग देखें तो 5 गुना 10, 10 3 30, मतलब कि सहचार्य का गुण गुणा के लिए सत्य है, क्योंकि दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ रहा है। तो उदाहरण के माध्यम से ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को लिखेंगे, सहचार्य का गुण गुणा के लिए सत्य है। तो ये तीनों चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसमें लास्ट बच गया क्या कि भाग के लिए क्या हो सकता है। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको रेज कर देते हैं। अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं कि ये भाग के लिए क्या हो सकता है। तो a भाग, फिर ब्रैकेट के अंदर b भाग में फिर से c है। अब स्थान परिवर्तन करते हैं, b a भाग में फिर c है। अब यहाँ पे संख्या का उपयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 10 देते हैं, डिवाइड के अंदर यहाँ पे हम लोग 6 डाल सकते हैं और फिर से 3 यहाँ पे आसान संख्या दे ताकि भाग करने में आसानी हो हम लोग को। अब इसको हम लोग बदलेंगे
8 भाग में आ जाएगा अंदर में 10 भागा 4। अब इसको हल कर सकते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम, 4 दूना 8, 2 आ गया, 2 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 5 6 10 आएगा। अब इस साइड देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो अगर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8, हासिल में 2 रहा, 4 5 6 20। अब इसको फिर से 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग, डेसिमल को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 5 दूना 10, 5 को 25 से भाग देंगे, 25 को 5 से भाग देंगे तो 5, तो 8 दूना 16, 5। इसको भाग देंगे हम लोग तो 5 3 15, हासिल में 1 रहा, 5 दूना 10, मतलब कि 3.2 आया। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर समझ में आ रहा है कि एक तरफ 5 आया, जबकि उसी चीज़ का रिजल्ट एक तरफ 3.2 आया। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि सहचारी का गुण भाग के लिए असत्य है, जो कि आप लोगों के सामने पूरा उदाहरण के साथ समझा दिया जा चुका। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सहचारी का गुण, सहचारी का गुण भाग के लिए असत्य है। आई होप कि दोनों गुणधर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला हम लोग क्रम विनिमय गुण पढ़े और दूसरा में हम लोग सहचारी का गुण पढ़े। तो क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए और गुणा के लिए सत्य है, जबकि घटा के लिए और भाग के लिए असत्य है। उसी प्रकार से सहचारी का गुण जोड़ के लिए और गुणा के लिए सत्य है, जबकि घटा के लिए और भाग के लिए असत्य है। आई होप कि दोनों गुणधर्म आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आगे और कुछ गुणधर्म है उसको क्लियर करते हैं, तब आप लोगों का चैप्टर को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक मिटा दिया जाता है। अब आगे का गुणधर्म हम लोग देखते हैं। अब 3 नंबर का गुणधर्म देखें तो एक आता समवरक गुण, समवरक गुण। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ सीधा सीधी समझे कि जो पूर्णांक हम लोग किसी के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं या फिर भाग देते हैं, ये चारों काम करने के बाद अगर हम लोग का पूर्णांक ही प्राप्त होता है तो उस गुण को हम लोग बोलते हैं क्या? समवरक गुण। जैसे में मान लेते कि एक यहाँ पे संख्या 5 ए है और एक संख्या बी है। जब दोनों को जोड़ा गया तो रिजल्ट भी ए और बी के रूप में ही आया। ये दोनों पहले से पूर्णांक था, ए एक कोई पूर्णांक था, बी भी कोई पूर्णांक था और इसका रिजल्ट भी पूर्णांक ही आया, दोनों एक पूर्णांक आया। तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये समवरक गुण है। हाँ, अगर ऐसा होता कि ए कोई पूर्णांक है, बी भी कोई पूर्णांक है, दोनों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या फिर भाग देने के बाद यदि वो भिन्न के रूप में आ जाता या फिर पूर्णांक को छोड़ के कोई अन्य रूप में आ जाता, तब वो समवरक गुण नहीं कहलाता। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा गुण हम लोग देखते हैं इसमें, वितरक गुण। वितरक गुण, वितरक का अर्थ होता है क्या कि उसको विस्तार से हल कर देना। जैसे बोर्ड मास में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट जितना प्रकार का होता है उसका काम, उसके बाद बाकी जो काम होता है उसको करते हैं। तो उसी प्रकार से ये वितरक गुण है कि बोर्ड मास को अगर पूरी तरीक़ा से अगर हम लोग हल कर दे, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वही कहलाता है क्या? वितरक गुण। एक छोटा सा उदाहरण से इसको समझते हैं कि एक संख्या 3 है प्लस 5 प्लस 4। अब इसको हल करने के लिए बोला गया, तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम, 3 प्लस 5 और 4 9, ये ब्रैकेट का काम हो चुका है। अब 9 और 3 12। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोर्ड मास के माध्यम से हल किए, यही कहलाता है क्या? वितरक गुण। ठीक है, और ये किसी भी प्रकार के संख्या के ऊपर ये लागू होता है। तो आई होप कि ये 4 नंबर तक जो भी कॉन्सेप्ट था पूर्णांकों के गुणधर्म के बारे में, ये सारा चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आगे का हम लोग गुणधर्म को देखते हैं। तो
तो 5 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या, योग तत्समक। योग तत्समक इसका अर्थ होता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, इसको आपको याद हो जाएगा। जब किसी भी पूर्णांक में या फिर किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ने पर वही रिजल्ट रहता है, या सीधा सा बात, और उसमें जीरो को जोड़ेंगे तो वही कहलाएगा क्या कि योग तत्समक। तत्समक का क्या कि वो अपने परिभाषा को नहीं बदलता। 5 है तो कुछ भी करने के बाद 5 ही रहना चाहिए, तो मतलब पहले भी 5 था, बाद में भी 5 था। तो ऐसा तभी संभव है जब उसमें जीरो को जोड़ेंगे, क्योंकि जीरो को अगर किसी के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट सेम आता है, जो अपने तत्समक रूप को बनाए रखता है। जैसे कि a प्लस बी, a प्लस 0, a पूर्णांक है पहले से, जब इसको 0 के साथ जोड़ा गया तो अंतिम में a ही प्राप्त हुआ, मतलब ये भी अपने रूप को चेंज नहीं किया, अपने जाति में कोई परिवर्तन नहीं लाया। तो यही कहलाता है क्या, योग तत्समक। तो ये छोटा सा गुणधर्म था, आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का अंतिम जो गुणधर्म है, मतलब कि पूर्णांकों से संबंधित अंतिम जो गुणधर्म है उसको लिखा देते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अंतिम में हम लोग देखते हैं 6 नंबर में, पूर्णांकों का विलोम। पूर्णांकों का विलोम। विलोम का अर्थ होता है क्या कि उसको भिन्न के रूप में लिखना, मतलब कि अगर a कोई पूर्णांक है तो इसको हम लोग 1/a के रूप में लिख सकते हैं, या इसी का जस्ट रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होगा क्या कि अगर कोई संख्या 1/a है तो इसको हम लोग a के रूप में लिखेंगे। तो यही कहलाता है क्या, किसी भी संख्या का विलोम या फिर पूर्णांकों का विलोम। तो ये जो पूरा थ्योरी था ये पूरा समाप्त हो गया। यहाँ पे गुणधर्म के बारे में जितना भी थ्योरी था ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ और भी पॉइंट है, उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को बनाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग पूर्णांकों से संबंधित जितना भी गुणधर्म था इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बताते हैं। तो पॉइंट देके आप लोग लिखिएगा, पूर्णांकों से संबंधित कुछ तथ्य। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या, छोटा तथा बड़ा पूर्णांकों का पहचान। बड़ा पूर्णांकों का पहचान। आप लोगों के चैप्टर में इसी सवाल स्टार्ट हुआ है कि कौन सा पूर्णांक छोटा है या फिर कौन सा पूर्णांक बड़ा है। और आपको यहाँ पे पूछा जाए कि एक संख्या लिखा हुआ -100 और एक संख्या दे दिया 0। अब दोनों में पूछा जाए कि बड़ा कौन है, तो यहाँ पे दोनों में अगर देखा जाए तो 0 बड़ा है, ना कि -100। तब इसको हम लोग कैसे पहचानें, क्योंकि बच्चा इसी में कन्फ्यूज होता है। मान लीजिए कि एक संख्या 20 है और एक संख्या 10 है। अगर इसमें पूछा जाए तो बच्चा आसानी से बता सकता है, क्योंकि दोनों प्लस में है, जबकि ऊपर वाला उदाहरण में एक माइनस में था और एक प्लस में था, तो बच्चा को बताने में दिक्कत होता है। लेकिन इसमें तो आसानी से बता सकता है कि 20 और 10 में बड़ा कौन है, तो बच्चा आसानी से बता सकता है कि 10 छोटा और 20 बड़ा है। लेकिन इसी चीज़ में जब माइनस लग जाता है तब बच्चा को बताने में दिक्कत होता है। अब ये माइनस में आ गया और ये प्लस में रह गया, अब बच्चा को बताने में दिक्कत होता है। तो भी यहाँ पर 10 ही बड़ा होगा, सॉरी, अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो पहले बड़ा संख्या था अब ये छोटा हो जाएगा, और जो छोटा संख्या था ये बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों में माइनस लग जाए तो भी यही कंडीशन है कि जो पहले बड़ा था वो छोटा संख्या हो जाएगा और जो पहले छोटा संख्या था वो बड़ा संख्या हो जाएगा। चलिए एक दो उदाहरण से और समझते हैं। अब यहाँ पे दे दिया कि 100 और 200 दोनों में बड़ा कौन है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि 200 बड़ा है। जब इसमें माइनस लग जाए अब बताना होगा आपको कि दोनों में बड़ा कौन है। तो अब यहाँ पे जो बड़ा था वो हो जाएगा छोटा और जो छोटा था वो हो जाएगा बड़ा। पहले बड़ा था 200, अब बड़ा हो जाएगा -100, क्योंकि माइनस लगने के बाद संख्या का और बड़ा और छोटा होने का क्रम भी बदल जाता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई सवाल लिख दिया गया
कि a बड़ा है b से, ये बड़ा का चिन्ह है, ये जो चिन्ह आया है ये बड़ा का चिन्ह है। तीनों चिन्ह लिख देते हैं। इस चिन्ह को बड़ा बोलते हैं, इस चिन्ह को छोटा बोलते हैं, और ये जो चिन्ह आता है बराबर होता है, ये बराबर। सवाल में पहले लिखा गया कि a बड़ा है b से, अब दोनों संख्या में माइनस लगा दिया। अब आपको बताना है क्या कि कौन बड़ा है। तो पहले a बड़ा था और b छोटा था, जैसे दोनों में माइनस लग गया तो अब ये चीज़ बदल जाएगा। पहले जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। मतलब कि अब चिन्ह इस प्रकार से हो जाएगा कि -a छोटा है b से। तो इस रिजल्ट को आप लोगों को अच्छा से याद रखना हो। ये हो गया क्या कि छोटा तथा बड़ा पूर्णांक को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अब आगे का पॉइंट, पूर्णांकों का बढ़ते क्रम, पूर्णांकों का बढ़ते तथा घटते क्रम, तथा घटते क्रम। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड आया, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। बढ़ते क्रम का अर्थ होता है क्या कि संख्या को छोटा से बड़ा तरफ लिखना, और घटते क्रम का अर्थ होता है क्या कि संख्या को बड़ा से छोटा तरफ लिखना। जैसे यहाँ पे संख्याओं का समूह दे दिया 5 3 2 1 0, इस प्रकार से संख्या दे दिया। अब आपको बोला गया क्या कि इसका बढ़ते क्रम और घटते क्रम को लिखिए। इस संख्या को कुछ उल्टा भी लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस प्रकार से संख्या लिखा हुआ। तो अब बोला क्या कि इसका दोनों क्रम लिखे, बढ़ते क्रम को भी लिखे और घटते क्रम को भी लिखे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम को लिखते हैं। बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम मतलब कि छोटा से बड़ा, सबसे छोटा 0, उसके बाद 1 2 3 5 7। घटते क्रम, घटते क्रम, अब इसमें क्या होगा, बड़ा से छोटा तरफ जाना हम लोग। 7 5 3 2 1 0। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग का इस चैप्टर से संबंधित जितना भी थ्योरी था ये पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग 1.1 को देखेंगे, इसमें कौन कौन सा सवाल है और इसको बनाने का कोशिश करेंगे। और इसमें जो भी आप लोगों को होमवर्क मिलेगा इसको बना के कल आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उस सवाल नंबर को भी लिख के आप लोग डाल दीजिएगा, फिर आपको उस सवाल को बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। आप लोग यहाँ तक उतार लीजिएगा। आप लोग का इस चैप्टर का थ्योरी यहीं तक समाप्त होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 1.1। अब इसमें जो भी सवाल है हर एक सवाल से एक एक सवाल को बनाएंगे और इस पूरा चैप्टर को हम लोग समझेंगे। तो पहला नंबर में सवाल लिखा है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक को लिखिए। अब यहाँ पे 1 नंबर में जो सवाल दिया है, 2 संख्या दे दिया और उसके बीच कितना पूर्णांक है सभी को लिखना है। तो -5 तथा 5। अब इसके बीच में कितना संख्या, ये चीज़ को आप लोगों को लिखना है। अब यहाँ पे 2 संख्या दे दिया, एक -5 और एक 5। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। तो जिसमें माइनस लगा हुआ नहीं है वो सबसे बड़ा संख्या है, और जिसमें माइनस लगा हुआ है ये सबसे छोटा संख्या होता है। तो जैसे कि थ्योरी में भी हम लोग पढ़े कि अगर 2 संख्या है और दोनों प्लस में है तो उसमें जो बड़ा संख्या है अगर उसमें माइनस लगा दिया जाए तो वो छोटा बन जाता है और जो छोटा संख्या वो बड़ा बन जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या है कि -5 से बड़ा और 5 से छोटा कौन कौन सा संख्या होगा। तो -5 से बड़ा कौन कौन सा संख्या हो सकता है। तो -5 से बड़ा, -5 से बड़ा -4, -6 बड़ा नहीं होगा क्योंकि 5 और 6 दोनों में बड़ा 6 है। जैसे माइनस लग जाता है तो दोनों में बड़ा -5 हो जाता है। तो मतलब कि -5 के बाद -4 आएगा क्योंकि अब बड़ा यही होगा। तो -5 से बड़ा -4, उसके बाद फिर से -3, -1, उसके बाद 0 क्योंकि -1 के बाद 0 आता है। 0 के बाद 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये पूरा संख्या इस दोनों संख्या के बीच में स्थित है। तो यही चीज़ आप लोगों को लिखने के लिए बोला गया इस चैप्टर में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। अब 2 नंबर में 2 संख्या दिया हुआ है
अब दोनों में बड़ा कौन है उसमें आप लोगों को घेरा लगाना है। 20 और 4 दे दिया, तो ये आसानी से बता सकते हैं कि दोनों प्लस में है, तो इसमें छोटा 4 है, तो इसमें हम लोग इस प्रकार से घेरा लगा लें, तो आपका आंसर यही हो चुका। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर में, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा छोटा और बराबर को भरिए। अब इसमें बड़ा छोटा और बराबर को भरना आप लोगों को। -6, अब यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, -8। अब आपको बताना है कि इसमें बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है। अगर दोनों का माइनस हटा दें तो बड़ा 8 हो जाएगा। अब दोनों में माइनस आ गया, तो पहले बड़ा 8 था, तो अब बड़ा कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में माइनस आ गया। जब माइनस नहीं रहता तो जो बड़ा संख्या है वो बड़ा ही रहेगा, जैसे माइनस लग जाता है तो ये चीज़ बदल जाता है, यानी कि -6 बड़ा होगा और -8 छोटा होगा। तो -6 बड़ा है -8 से। तो आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर में आप लोगों को बढ़ते क्रम में लिखना पूर्णांकों को, जो कि थ्योरी के माध्यम में बता दिया गया है। 5 नंबर में बोला गया कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताएं, मतलब कि इसके बाद अब कौन सा पूर्णांक आएगा। तो इसको मिटा देते हैं। अब 5 नंबर का सवाल हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो 5 नंबर में जो सवाल दिया गया, 5 का ए नंबर में सवाल है -18। अब इससे अगली मतलब इससे बड़ा संख्या होगा क्या, तो -18 की अगली संख्या, मतलब कि जस्ट इसके बाद कौन सी संख्या आएगा, पहले नहीं अगली, मतलब इसके बाद। इसके बाद क्या आएगा, -19 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस लगने के बाद संख्या का क्रम उल्टा हो जाता है, तो तब आंसर क्या होगा हम लोग का -17। हाँ, अगर इसमें माइनस लगा हुआ नहीं रहता तब हम लोग यहाँ पे 19 को लिख सकते थे। माइनस लगने के बाद संख्या का क्रम बदल जाता है। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 नंबर में टोटल 5 सवाल है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब 6 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में पहला सवाल दे दिया क्या कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक लिखें, मतलब जस्ट इससे पहले। अब सवाल को बदल दिया। तो ए नंबर में सवाल दे दिया 24, 24 से जस्ट पहले का संख्या क्या होगा, 24 से पहले वाली संख्या, 24 के जस्ट पहले 23 आएगा। हाँ, अगर इसमें माइनस लगा हुआ रहता तो फिर ये -25 होता। तो आई होप कि ये सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में टोटल 12 सवाल है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसमें जो भी सवाल नहीं बनेगा तो आप लोग इसको व्हाट्सएप में डाल सकते हैं और वहाँ से फिर इसका हल आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को होमवर्क को पूरा कंप्लीट करके आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालना होगा। तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।